Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी previous biology की क्लास में हमने डिस्कस किया था we have started with the chapter evolution. ठीक है, evolution वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था और उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो ये लाइफ है अर्थ पर, हाउ इट ओरिजिनेटेड, कैसे आई ये लाइफ। तो उस पूरे जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, जो हमने बेस बनाया था एवोल्यूशन का, उस पूरे पार्ट के अंदर हमने ये देखा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अर्थ कैसे बनी थी, बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ी, मिल्की वे गैलेक्सीज बनी, उस मिल्की वे गैलेक्सीज का एक पार्ट है हमारी अर्थ, और अर्थ पर लाइफ जो है वो कैसे आई थी। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की गई थी। ठीक है, तो सारी थ्योरीज को हमने डिस्कस कर लिया था और उसके बाद हमने ये देखा द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी वाज द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन which was given by Oparin and Haldane. Oparin and Haldane ने वो थ्योरी दी थी। सपोर्ट किसने किया था उस थ्योरी को? बाय मिलर एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट। तो किस तरह से लाइफ जनरेट हुई, एक बार आज उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करते हुए थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे रिवीजन, और उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से फिर और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आई, डार्विन के व्यूज़ क्या थे, डार्विन ने कैसे उस थ्योरी को रिजेक्ट किया। तो ये सब बातें करते हुए हम धीरे धीरे अपना चैप्टर आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि एक पार्ट तो ठीक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अर्थ और लाइफ की बात होगी। फिर सेकंड पार्ट के अंदर बहुत सारी थ्योरीज आएंगी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की हम बात करेंगे, तब हम थ्योरीज में मतलब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या यू कैन से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो कुछ भी अगर हम डिस्कस करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं नए बच्चों के लिए कि किस तरह से उनको अपने आप को ईजिली ऐप के साथ जोड़ना है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर फिल करने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरी अपनी इंफॉर्मेशन जब आप फिल कर देंगे तो आपका जो नंबर है वो OTP से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपके सामने खुलेंगे ये कुछ कोर्सेज, और इन कोर्सेज में से आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे नीट को। ठीक है, तो नीट को सिलेक्ट करने के बाद बेटा अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लेना, दैट इज वी आर एनरोलिंग फॉर टॉपर्स बैच। तो 12th क्लास को टिक कर देंगे, और उसके बाद आपके सामने आते हैं कुछ कोर्सेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इन तीनों कोर्सेज का वैसे तो प्राइस है 8,999 रुपीज़, बट अगर आप फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा कोर्स जो है आपको मिल जाता है फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। इस कोर्स में आपको फ्री इजीली कूपन कोड डालते ही फ्री कोर्स के अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा वो देखते हैं। DPP मिल रही है आपको, ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर, उनके जो भी डाउट्स हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन हमें क्या मिलेगा, पूरी एनोटेटेड PPT, हैंड रिटन जो भी हमारे यहाँ पे नोट्स बनते जाएंगे वो, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि एम क्या है, कोई भी बच्चा सिर्फ पैसे की वजह से ऐसा नहीं हो कि उसका सपना जो है डॉक्टर बनने का वो अधूरा रह जाए। ठीक है, बाकी मेहनत हम तो कर ही रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारी आज की क्लास, और जैसा कि हमें पता है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स में अभी भी हम थ्योरीज की बातें कर रहे हैं। ठीक है, कैसे आई लाइफ, ये सब साइंटिस्ट ने अपने अपने माइंड से थ्योरीज दी, उन थ्योरीज के मतलब प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, राइट। तो सबसे जो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं क्योंकि पिछली क्लास के अंदर भी हमने इस पार्ट को समझा था, बट एज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि केमिकल एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। ठीक है, चलो सबसे पहले ये बताओ किसने दी थी ये वाली थ्योरी,
ओपेरन एंड हाल्डेन ने। आपके सामने लिखा हुआ है, आप अपने नोट्स भी साथ साथ में बना सकते हैं, एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हैं। हाँ, इस चैप्टर में कुछ बातें एनसीईआरटी की है, सब कुछ ठीक है, कुछ थोड़ा सा कई बार ऐसा लगता है कि जैसे प्रॉपरली अरेंज नहीं है, कहाँ से कहाँ कड़ी जुड़ जाती है, बट हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हम पूरा एनसीईआरटी को बेस मानते हुए एक एक टॉपिक को कवर करते चले और हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। ठीक है, तो ओपेरन एंड हाल्डेन नाम याद रखेंगे, राइट। ओपेरन वॉज कौन से साइंटिस्ट थे? ओपेरन वॉज रशियन साइंटिस्ट, ठीक है। और हॉल्डेन कौन से साइंटिस्ट थे? वो थे इंग्लैंड के। हॉल्डेन जो थे वो थे इंग्लैंड के और जो ओपेरन थे वो थे रशियन साइंटिस्ट। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। हॉल्डेन वॉज इंग्लैंड एंड रशियन कौन थे? ओपेरन। तो एक छोटा सा वर्ड बन रहा है हमारे सामने, हॉल्डेन वॉज फ्रॉम इंग्लैंड एंड और रशियन कौन थे? ओपेरन। ठीक है, तो ऐसे याद कर लोगे, HRO, हीरो। ठीक है, ओके। अब देखो, जो हमें पता है कि जो लाइफ है वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है ना, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन क्या कहता है कि जो लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कहते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, राइट। तो ये जो पहले से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे थे, ये कहाँ से आए? तो नेचुरल सी बात है, ये कहाँ से आए? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बने, फिर उसके बाद कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ? पहला सेल बना और फिर सेल के बाद जैसे ही वाटर के ऊपर लाइफ आती है तो पहले आए हमारे कीमो हेट्रोट्रॉफ, फिर आते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ और उसके बाद आने शुरू हुए फोटो ऑटोट्रॉफ। फिर उसके बाद जो अर्ली एटमॉस्फेयर के अंदर वी नो ऑक्सीजन वॉज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो जैसे ही हमारे फोटो ऑटोट्रॉफ्स आ जाएंगे, जैसे ही हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ आए, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ से क्या शुरू हो जाता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के स्टार्ट होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज होनी शुरू होती है, एरोबिक कंडीशंस आती हैं इस अर्थ पर और उसी के साथ ही लाइफ का एवोल्यूशन होता जाता है। ठीक है, ओके, ये चीज़ें हमने समझी हुई हैं। तो देखो बेटा, एक बार हमने क्या समझा था कि अर्थ के ऊपर देखो, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, हमने ये समझा है कि अर्थ क्या है, अर्थ क्या है? अर्थ इज अ मोल्टन मास, अर्थ इज अ मोल्टन मास, मतलब सब कुछ इसके अराउंड क्या था? अर्थ मतलब एवरीथिंग वॉज इन द मोल्टन फॉर्म, पिघली हुई फॉर्म में लावा थे जैसे, राइट। तो हमें बताया कि जब एवरीथिंग वॉज मोल्टन तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि चलो यहाँ अर्थ के बाहर क्या डेवलप हो गया था, तो ऐसे ना बहुत सारे लेयर्स डेवलप हो गई। मान लो फॉर एग्जांपल बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे मान लो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, ऐसी चीज़ें है ना। मान लो ये जो अर्थ के अंदर की तरफ मान लो जो चीज़ें हैवी थी, इस जो लावा था, जो मोल्टन स्टेट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स थे, उनमें से जो हैवी चीज़ें थी वो अंदर की तरफ सेटल हो गई। माइट बी मान लो इस एरिया में आ गया एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन मान लो और भी अंदर आ गया। ठीक है, और बाहर की तरफ क्या आ गया? कौन सी चीज़ें थी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सब के अंदर केमिकल रिएक्शंस हुए होंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, तो यहाँ बन गई होंगी मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जैसी कुछ गैसेस बन गई होंगी। ठीक है, और वाटर हमने देखा था कि कैसे आया था, जब ओजोन लेयर बन गई, एटमॉस्फेयर बन गया था। लास्ट हमारी क्लास में हमने यही डिस्कस किया। ठीक है, तो जो रेन थी, जो वाटर वेपर्स थे, जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट कम हुआ था, कब? जब ओजोन लेयर बन गई थी। यहाँ पे हमने क्या देखा था? दैट ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे मान लो ओजोन लेयर बन गई थी। क्या बन गई थी? ओजोन की लेयर। दिस वॉज, ये चारों तरफ आ गई थी ओजोन की लेयर। ठीक है, तो इस ओजोन लेयर के आने की वजह से
जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी, ठीक है, उनका इफेक्ट कम होने के बाद ये जो वाटर वेपर्स थे, यहाँ पे बहुत सारे जो वाटर वेपर्स थे हमारे पास, वो किस फॉर्म में जाने शुरू हो गए थे? रेन की फॉर्म में, है ना, रेन होने लग गई। तो उस रेन को हमने बोला था टोरेंशियल रेन, और जिसमें वाटर का जो टेम्परेचर था दैट वाज वेरी हाई, है ना, कितना हाई था? 800 डिग्री सेल्सियस। और क्या इस टाइम पे ऑक्सीजन थी? नहीं थी, नो ऑक्सीजन। और चारों तरफ क्या होते थे? वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते थे, मतलब वोल्केनो ऐसे धमाके होते रहते थे और ये लावा जो है वो निकलता रहता था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था वोल्केनिक स्टॉर्म्स, ठीक है। तो इन कंडीशंस के कारण, रेन होने के कारण कंटिन्यूसली क्या डेवलप हुआ? हाइड्रोस्फीयर, है ना, हाइड्रोस्फीयर डेवलप हुआ। एटमॉस्फेयर कैसे बना? मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जैसी कुछ गैसेस आई, ठीक है। तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? अमोनिया, ठीक है। बट फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा आया? मीथेन। तो ये बात याद रखेंगे, राइट, ओके। तो ये वाली कंडीशन जिसकी वजह से क्या हुआ? अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर बना, मिडल पार्ट हम बोलते हैं लिथोस्फीयर है, और अर्थ के ऊपर हमने समझा हुआ है कि हाइड्रोस्फीयर है। तो जो लाइफ है, लाइफ कहाँ पे जनरेट हुई? हाइड्रोस्फीयर के अंदर, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर है, ओके। आगे देखो, अब देखो एक मिनट, चलो यहीं पे देखते हैं। अर्थ के ऊपर जब हाइड्रोस्फीयर बना, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड, ये मान लो हमारे पास है अर्थ, ठीक है। अर्थ के ऊपर हमें पता है कि अर्थ का जो सरफेस था दैट वाज नॉट स्मूथ, गड्ढे गड्ढे भरे हुए थे, है ना। इस अर्थ के ऊपर गड्ढे गड्ढे भरे हुए थे। तो जब बहुत सारे गड्ढे बन गए, तो जब बारिश होगी, इन गड्ढों के ऊपर क्या होगी बेटा? जब बारिश होगी तो क्या होगा? पानी कहाँ भर जाता है? पानी इन गड्ढों के अंदर भर गया। तो जैसे ही पानी इन गड्ढों के अंदर भर गया, मान लो ये क्या है? What are these? These are pits. These are pits. तो इन पिट्स के अंदर क्या आ गया बेटा? हाइड्रोस्फीयर क्रिएट हुआ, वाटर आ गया, ठीक है। तो वाटर के आने से क्या हुआ? वाटर के आने से क्या हुआ? ये सारे किससे भर गए थे? पानी से भर गए थे, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस चीज को, टेम्परेचर क्या है? 800 डिग्री सेल्सियस है, खूब सारा पानी भर चुका है इसके अंदर, राइट। और सिंपल जो कंपाउंड्स थे, जो एलिमेंट्स थे, वो कन्वर्ट हो गए इनटू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो वो थे ओशियन के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो ये क्या है? दीज आर ओशियंस। और अब ध्यान ये देना कि जो सारी की सारी रिएक्शंस हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं? ये हो रही हैं इन ओशियंस के अंदर, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो हाइड्रोस्फीयर क्रिएट हुआ, राइट, ओके। तो देखो अब इसकी थोड़ी सी हम समरी फॉर्म में करते हैं कि क्या हुआ। अब हम बात समझ रहे हैं, ओशियंस थे, ठीक है। ओशियंस के अंदर क्या चल रहे हैं? मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर के अंदर बॉइलिंग सा वाटर है, उसके अंदर ये सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, ठीक है। इतनी बात को याद रखेंगे। टेम्परेचर कितना? 800 डिग्री। ऑक्सीजन है नहीं, तो फिर ये केमिकल रिएक्शंस जब इनके बीच में होंगे तो बने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि कुछ शुगर्स बन गई, अमाइनो एसिड्स बन गए, और कुछ पिगमेंट्स बन गए, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स बन गई, राइट। अब क्या हुआ? फिर और केमिकल रिएक्शन होंगे, मतलब अगर मान लो 2 अमाइनो एसिड्स मान लो जुड़ गए मेरे पास, ठीक है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये जुड़ गए आपस में, इनके बीच में केमिकल रिएक्शंस हुए होंगे। अब केमिकल रिएक्शंस तो अपने आप होंगे, कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। जैसे ही कंडीशन सुटेबल मिलेंगी, आपको पता है कि जो केमिकल्स हैं दे जॉइन टू फॉर्म डिफरेंट केमिकल्स। तो अब ये जो चेन जुड़ गई है ना, तो इस चेन को क्या बोलेंगे? ये चेन क्या बन गई? ये बन गई प्रोटीन्स की चेन, ठीक है, ये चेन बन गई प्रोटीन्स की। और ऐसे ही जब शुगर्स ज्वाइन हुई होंगी, सेक्राइड्स है ना, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, तो इन शुगर्स के जो मोनोमर थे वो ज्वाइन करके बन गए पॉलीमर, तो उन्होंने बना दी पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स।
ऐसे ही कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजन बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है। तो जब ये चीज़ें कंबाइन हुई होंगी तो न्यूक्लिक एसिड बना होगा, ठीक है। बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे, पिगमेंट्स हो सकता है उस टाइम पे इतने नहीं हो, या लिपिड्स है ना, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलके क्या बना दिया, लिपिड्स बना दिया। तो अब ये सारा का सारा जो सामान है वो कहाँ है, ओशियन के अंदर। कहाँ है, ओशियन के अंदर। और टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है तो सोचो 800 डिग्री पे क्या होगा, दैट विल बी अ हॉट डाइल्यूट सूप लाइक स्ट्रक्चर। ओशियन, तो ये जो सारा हॉट डाइल्यूट सोप है ये कहाँ है, ये इधर है, ठीक है। इसके अंदर मान लो हमने बना दिए बहुत सारे केमिकल्स, ये सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। पहले सिंपल केमिकल्स, इनके बीच में रिएक्शंस होते गए, रिएक्शंस होने के बाद क्या बने, शुगर, अमाइनो एसिड्स, ये सब बनने के बाद इन ओशियंस के अंदर मान लो क्या आ गई, प्रोटीन्स आ गई, न्यूक्लिक एसिड्स आ गए, और क्या आ गया, पॉलीसेक्राइड्स, ऐसी कुछ चीज़ें बेटा आ गई, ठीक है। जब ये सब चीज़ें आ गई तो इन सब को हमने क्या नाम दिया, दैट इट इज लाइक अ हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। हॉट डाइल्यूट सूप बन गया किसका, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, वाटर के अंदर, बॉइलिंग वाटर के अंदर। आप क्या करते हो, टोमेटो सूप कैसे बनाते हो, बहुत सारे टमाटर लेते हो, वाटर के अंदर डाल देते हो, उसको बॉयल करके उसको क्रश कर देते हो, ठीक है। तो ऐसा ही, उसी को तो हम सूप बोल रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स कहाँ बनी, इन ओशियंस के बीच में, ठीक है। ओके, जब ये बन गए तो उसके बाद देखो क्या हुआ, इस सूप को, ये बेसिकली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ये बेसिकली क्या थे, दीज वर द प्रीबायोटिक सूप। कोई भी लाइफ के आने से पहले जो केमिकल्स इकट्ठे हुए वो सारे केमिकल्स का एक तरह से सूप था, ठीक है। ओके, प्रीबायोटिक सूप, हॉल्डन ने बोला दिस इज प्रीबायोटिक सूप, मतलब लाइफ के आने से पहले कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सूप की फॉर्म में ओशियंस के अंदर अवेलेबल है। ओके, फिर इनके बीच में क्या होगा बेटा, रिएक्शंस हुई होंगी, तो कुछ ना एग्रीगेट्स बने होंगे। एग्रीगेट्स कैसे बने होंगे, देखो ठहरो, एग्रीगेट्स बने होंगे। तो एग्रीगेट्स मान लो ये कुछ एग्रीगेट्स बन गए, ये कुछ एग्रीगेट्स बन गए, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्रीगेट्स मतलब इकट्ठे हो गए, सेल्स तो नहीं अभी वर्ड हम यूज़ करेंगे, हम ये बोलेंगे कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के इकट्ठे होने से ऐसे कुछ छोटे छोटे से एग्रीगेट्स बन गए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे लिए सेल क्या चीज़ है बेटा, हमारे लिए सेल क्या चीज़ है, सेल हमारे लिए वो चीज़ है जिसके अंदर कुछ रिएक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, इनके अंदर भी कुछ रिएक्शंस चल रहे थे। इन केमिकल्स के जो एग्रीगेट बने, ये क्या है, एग्रीगेट्स, इनके बीच में कुछ रिएक्शंस चल रही हैं, ठीक है। तो क्या हम इनको सेल बोल दें एक बार, ठीक है। इनको हम बोल देते हैं, मतलब बाहर जो रिएक्शन चल रही है ये आउटर रिएक्शन है ना, इनके अंदर जो रिएक्शन चल रही है इनर रिएक्शन। इन एग्रीगेट्स के अंदर चलने वाली रिएक्शंस वर डिफरेंट फ्रॉम आउटर रिएक्शन, ठीक है। मतलब एक ऐसा कंपार्टमेंट बन गया जिसके अंदर रिएक्शंस चल रही हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम द आउटर रिएक्शन, राइट। ओके, तो अब इस चीज़ को, मतलब कि केमिकल कंपाउंड्स ऐसे जब इकट्ठे होते हैं एग्रीगेट बनते हैं, इस बात को सपोर्ट किया गया, हमने लास्ट हमारी डिस्कशन में पढ़ा था मिलर एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओके, अब देखो मिलर एंड यूरे ने क्या किया था बेटा, मिलर एंड यूरे ने वही सेम कंडीशन लैब के अंदर क्रिएट कर दी। क्या क्या कंडीशन की होंगी, देखो उन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया होगा, ठीक है। बॉइलिंग वाटर का जो उसके अंदर उन्होंने कुछ गैसेस ऐड करी होंगी। कौन सी गैसेस, मीथेन ऐड करी होगी, अमोनिया ऐड करी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करी होगी, हाइड्रोजन ऐड करी होगी, ठीक है। तो जब ये चीज़ें, मतलब क्या क्या थी यहाँ पे हमें पता है, हाइड्रोजन थी, अमोनिया थी,
मीथेन थी। इनका रेशो क्या रखा था, 2:1:2 का रेशो में इन गैसेस को कंबाइन किया, ठीक है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। और इनको, इन गैसेस का जो रेशो है उसको टेम्परेचर दिया 800 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो उन्होंने कोशिश की जैसा अर्ली अर्थ पे एटमॉस्फेयर था वैसी ही कंडीशंस देने की कोशिश की, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि उस टाइम पे हमने देखा था हमारी प्रीवियस डिस्कशन में कि बिजली चमकती रहती थी, ठीक है। तो उन्होंने स्पार्क चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्क जनरेट किए, बहुत हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोड्स ज्वाइन की, ठीक है, सेम वही इफेक्ट देने के लिए जैसा बिजली के कड़कने से होता है। तो मतलब सेम वही वाली जब कंडीशन दी, तो उन स्पार्क चैम्बर से जब उन्होंने उस वाटर को सेपरेट किया तब उन्होंने देखा कि हाँ भाई बात सही है, कुछ अमाइनो एसिड्स उनको मिले। हमने कौन से अमाइनो एसिड देखे थे, दैट कैन बी एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, ग्लाइसिन, ये हमारी प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ओके। तो ग्लाइसिन जैसे ऐसे कुछ सिंपल अमाइनो एसिड बने। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर अर्थ के ऊपर इतने लाखों सालों में जब सारे केमिकल चेंजेस की वजह से जब ऐसे कुछ कंपाउंड्स बन गए, तो वही जब हमने एक लैब के अंदर क्रिएट किया उसका कुछ पार्ट, तो हम बिलीव कर पाए कि यस ऐसा हुआ होगा। जब कुछ लाखों सालों में कोई चीज़ इतना डेवलप हो रही, मतलब लैब के अंदर जब हमारी डेवलप हो रही है, तो क्या अर्थ के ऊपर नहीं डेवलप हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। तो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट ने उस जो इनकी केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया कि यस ऐसा हुआ होगा। फिर उसके बाद बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो उन साइंटिस्ट ने फिर वही सेम बातें बोली कि यस तुमने अमाइनो एसिड बनाए तो हमने कुछ और कंपाउंड्स बना के देखे। तो मतलब क्लियर हो गया उस एक्सपेरिमेंट से कि यस केमिकल एवोल्यूशन हैज अकर्ड, राइट, ओके। आगे देखो, अब ये जो एग्रीगेट्स थे, ऐसे ही कुछ एग्रीगेट्स लैब के अंदर डेवलप किए गए, ठीक है, बाय ओपेरिन। ओपेरिन ने क्या किया, कुछ एग्रीगेट्स को लैब के अंदर डेवलप किया और उनको नाम दिया कॉजर्वेट्स। क्या नाम दिया, कॉजर्वेट्स, ठीक है। अब ये जो कॉजर्वेट्स थे ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए थे, इनके पास कोई भी लिपिड नहीं था, ठीक है। कॉजर्वेट्स दे वर मेड ऑफ ओनली प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के, लैब के अंदर बनाए ओपेरिन जी ने, बट इनके पास कोई लिपिड नहीं था। तो ठीक है, मेटाबॉलिज्म तो चल रहा था इनके अंदर, बट ये रिप्रोडक्शन नहीं शो कर पाए। मतलब ये जो कॉजर्वेट्स थे ये अपने जैसे और एग्रीगेट्स नहीं बना पाए, क्यों, क्योंकि लिपिड नहीं था। अच्छा, अब इस चीज को आगे बढ़ाया किसने, सिडनी फॉक्स ने क्या किया, अब लैब के अंदर लिपिड्स के एग्रीगेट बना लिए, ठीक है। जब लिपिड्स के एग्रीगेट बनाए इनको उन्होंने नाम दिया माइक्रोस्फीयर्स, ठीक है। तो इन्होंने जब इसको नाम दिया कि ये माइक्रोस्फीयर जैसे कुछ एग्रीगेट्स है, मान लो ये कुछ एग्रीगेट बना, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने लिपिड्स के भी बनाए थे, तो इन्होंने देखा कि इस माइक्रोस्फीयर से कुछ ऐसा एक आउटग्रोथ से डेवलप हुई, ठीक है। अब हमें पता है आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं, हम बड बोलते हैं, मतलब बडिंग हुई। दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम ये जो बर्ड है यहाँ से सेपरेट हो गया, ठीक है। अब सेपरेट हो गया मतलब इसके अंदर, अब इसके अंदर और इसका मेटाबॉलिज्म शो हुआ। मतलब कहने का ये, जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स जैसे एग्रीगेट बने तो उनसे एक और एग्रीगेट बना, मतलब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, राइट। तो यहाँ से फिर हमने क्या बोला, क्या बनता है, पहला सेल बनता है, ओके। अब देखो एक बार बेटा फिर से इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लेकर। एलिमेंट्स थे, ओके, यस थे, बिल्कुल, ओके। कंपाउंड्स बन गए, ठीक है, बन गए। कौन कौन से कंपाउंड्स, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से कंपाउंड बने। वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर सारी रिएक्शंस चल रही थी, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर बन गया, एटमॉस्फेयर भी बन गया इन गैसेस की वजह से। हाइड्रोस्फीयर हमने समझा कैसे बन गया। फिर उनके अंदर एटमॉस्फेयर में सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोस्फीयर के अंदर सारी रिएक्शन चल रही है, ओशन के अंदर चल रहे हैं, कन्वर्ट हो गए सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड, शुगर। फिर बन गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं या आपकी पॉलीसेक्राइड्स हैं, और इसको मतलब ये एक तरह से क्या बन गया, हॉट डाइल्यूट सूप बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही हॉट डाइल्यूट सूप को ऑपेरन ने डेवलप किया, मतलब कुछ एग्रीगेट्स को, दैट इज कॉजर्वेट्स, और सिडनी फॉक्स ने डेवलप किया माइक्रोस्फीयर्स, राइट। तो अब ये दोनों क्या थे, प्रोटोसेल थे, प्रिमिटिव सेल, पहले वाले सेल। अभी तक सेल मतलब दैट वाज द नॉन सेलुलर फॉर्म। एनसीईआरटी लिखती है कि 3 बिलियन ईयर्स एगो ये फॉर्म आ गई थी, उसके कुछ टाइम के बाद ये कन्वर्ट हुए, मतलब प्रोटोसेल से ही। अब इनके अंदर कुछ हेट्रोट्रॉफ्स थे और कुछ, जब हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड जब बने तब आरएनए वर्ल्ड जो हाइपोथेसिस है वो यही एक्सप्लेन करता है कि आरएनए का वो एवोल्यूशन हुआ होगा। आरएनए कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, एज वेल एज ये अपना नंबर भी मतलब बढ़ा सकता है, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। ये बात हमें आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के थ्रू पता है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये बन गया बेटा फर्स्ट सेल। क्या बन गया, फर्स्ट सेल। अब ये फर्स्ट सेल के अंदर यहाँ पे लिखो आरएनए से डीएनए डेवलप हो गया, आरएनए से डीएनए डेवलप हो गया। तो जैसे ही डीएनए डेवलप हो गया, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, आरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैन फॉर्म डीएनए। तो डीएनए जब किसी सेल में आ गया तो ये बन गया हमारा फर्स्ट सेल। ठीक है, अब ये डीएनए डिवाइड करेगा, बिकॉज डीएनए के पास प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन की। ठीक है, तो एक डीएनए से और डीएनए बना होगा। ओके, डिवाइड किया, जेनेटिक मटेरियल वाज डीएनए। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, बहुत साल लग गए बेटा इसमें, ऐसा नहीं कि कोई एक दिन में हो गया। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये किस में हो रहा है, केमिकल्स। तो मान लो जब ये सेल बना तो उसके चारों तरफ उसको क्या मिले होंगे, केमिकल्स मिले होंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस ओशियंस के, उन हाइड्रोस्फीयर्स के केमिकल्स को यूज करना शुरू किया। ठीक है, कंडीशंस कैसी थी, अभी तक भी कोई ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं आई अभी भी। सिर्फ क्या हो रहा है, केमिकल वाले ओशियन के अंदर केमिकल्स, डीएनए डिवाइड कर रहे हैं केमिकल्स को यूज करके। तो मतलब एक तरह से कीमो हेट्रोट्रॉफ्स बन गए। कौन सी कंडीशन में सर्वाइव कर रहे थे, एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ होगा, एक टाइम आया होगा जब वो सारे केमिकल्स थे उस हाइड्रोस्फीयर के अंदर, उन ओशियंस के अंदर, वो केमिकल सारे खत्म हो गए होंगे। ठीक है, ओके, खत्म हो गए। तो अब इन केमिकल्स ने अपने फूड अपने आप बनाने शुरू कर दिए, और मीनवाइल यहाँ पे हो सकता है कुछ पिगमेंट्स डेवलप हो गए होंगे। केमिकल्स तो खत्म हो गए, ठीक है, केमिकल्स खत्म हो गए, तो कुछ पिगमेंट्स जैसे ही डेवलप हुए होंगे ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस ही पिगमेंट्स डेवलप हुए, तो उन पिगमेंट्स ने लाइट को कैच करना शुरू किया होगा। ठीक है, तो केमिकल की हेल्प से लाइट को कैच करके एनर्जी जनरेट की होगी, दैट इज कीमोसिंथेसिस किया होगा। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद, अच्छा कीमो ऑटोट्रोफ्स कौन से होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब तक ये जो फोटोसिंथेसिस चल रहा था दैट वाज एनऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन के बिना एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस these chemoautotrophs were showing, मतलब अभी तक भी कोई ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, फिर जब लाइट कीमो ऑटोट्रॉफ्स बने, दैट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, कुछ ऐसे जो केमिकल को यूज़ करके एनर्जी लेते हैं, ऐसे कुछ बैक्टीरिया को हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ होगा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए होंगे। फोटो ऑटोट्रॉफ्स के आते ही क्या सिंथेसिस शुरू होगी, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और फिर आनी शुरू हो गई बेटा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आते ही सारा क्रेडिट किसको जाता है ऑक्सीजन लाने का, यस, these bacteria, these prokaryotes which were living in that hydrosphere। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया है बहुत ही हार्ड से हार्श कंडीशन में मिल जाते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव वाले बैक्टीरिया है। तो फिर धीरे धीरे जब ऑक्सीजन आ गई, एरोबिक कंडीशंस आ गई, तब क्या हुआ होगा, तब वो कंडीशंस धीरे धीरे चेंज हुई, एनारोबिक से एरोबिक, धीरे धीरे प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने शुरू हुए। ठीक है, अब देखो जब यूकैरियोट्स बने, हाँ यहाँ ये बात भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। अभी तक हम क्या बना रहे हैं, हमने बना दिए प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अच्छा फोटो ऑटोट्रॉफ्स अभी नहीं आए थे, कहीं आप समझो कि अभी मैम ने इतनी जल्दी लिख दिया, फोटो ऑटोट्रॉफ्स नहीं आएंगे बेटा इतनी जल्दी।
तो यहाँ से कीमो ऑटोट्रोफ, ठीक है, फोटो ऑटोट्रोफ्स बाद में आते हैं। फिलहाल सिंपल ऑर्गेनिजम्स आए, दैट इज यू कैन से कि ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे, अभी इसको लेकर कंफ्यूज मत हो, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं और जो क्या रिलीज करवा देते हैं, जो ऑक्सीजन रिलीज कराते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते ही क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुई, एरोबिक कंडीशन आई, तो प्रोकैरियोट सेल से अब बनेंगे हमारे पास, क्या हुआ होगा, मतलब मान लो ये कोई प्रोकैरियोट है, ठीक है, प्रोकैरियोट का मतलब एक कोई ऐसा सेल होगा जिसके पास जो डीएनए, जो हमने बोला डीएनए, दैट वाज जस्ट ऐसे इसके अंदर लाई कर रहा था, राइट। अब क्या हुआ होगा, एक बड़े प्रोकैरियोट ने एक छोटे प्रोकैरियोट को खा लिया होगा, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है बेटा, ये थ्योरी ये कहती है कि मान लो ये कोई लार्जर प्रोकैरियोट है, कोई बड़ा वाला प्रोकैरियोट डेवलप हो गया, ठीक है, इसने किसी भी वजह से इसके अंदर ये एंटर कर गया स्मॉल प्रोकैरियोट, ठीक है, इन दोनों के बीच में हो गई दोस्ती। एक बड़े साइज के प्रोकैरियोट के अंदर एक छोटे साइज का प्रोकैरियोट एंटर कर गया, दोनों के बीच में हो गई दोस्ती और दोनों रहने लग गए इकट्ठे, ठीक है। तो वहाँ से फिर क्या डेवलप हुए, वहाँ से डेवलप हुए यूकैरियोट्स। बेसिकली यूकैरियोट्स क्या है बेटा, यूकैरियोट्स मान लो ये कोई सेल है, यूकैरियोट्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे ऐसे, ये क्या है, चैम्बर्स है जिनके अंदर अपने रिएक्शंस चल रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स कौन सी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स है, 70S टाइप के राइबोसोम्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर प्रोकैरियोट्स। तो अब ये जो सेल जिसके अंदर चैम्बर्स बन गए, ऑर्गेनेल्स बन गए, ये बन गया बेटा आपका यूकैरियोटिक सेल। अब धीरे धीरे जब ये वाली लाइफ आ गई तो फिर वो लाइफ एवोल्यूशन होती गई, ठीक है। तो ये हमने जो हमारा लास्ट क्लास में हमने रिवीजन जो हमने शुरू किया था केमिकल एवोल्यूशन, उसका हमने ब्रीफ रिवीजन देखने के साथ साथ हमने इस थ्योरी को और आगे एक्सटेंड करके भी समझ लिया, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें हमें क्लियर है। नाउ सी, इसके बाद अब एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी के 3 कॉनोटेशंस हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस की जो बात हो रही है वो क्या बात हो रही है कि वन इज दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो स्पीशीज है, उनकी टाइप्स है, दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, ठीक है। केमिकल एवोल्यूशन से हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, बट एक बार हम ये भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी मेंशन है कि आगे जाके मेंशन है, बट हम सारी थ्योरीज को यहीं पे ख़त्म करके फिर हम सीधा अपना पार्ट स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की थ्योरी पर ले आएंगे। तो जो हम आज देखते हैं, तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये कहती है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी थी दैट वाज कांस्टेंट, दैट बायोडाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। जितनी बायोडाइवर्सिटी आज देख रहे हो, कहते हैं कि उतनी बायोडाइवर्सिटी शुरू से थी। अर्थ 4000 साल पुरानी है। ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब ये सारी की सारी बातें 19th सेंचुरी के अंदर चैलेंज की गई बाय डार्विन, ठीक है। तो डार्विन जी ने क्या बोला था, डार्विन ने ये बोला, हालांकि हम जब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन करेंगे तो उसके अंदर हम पूरी सब थ्योरीज, डार्विनिज्म को, लेमार्किनिज्म को, ह्यूगर डेवरिस की थ्योरी, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो चैलेंज की गई बाय डार्विन, दैट बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, डार्विन वॉज मतलब स्टूडेंट थे, बायो के स्टूडेंट थे, बॉटनी के स्टूडेंट थे। उनके प्रोफेसर के कहने पर उन्होंने क्या किया, उनको बोला गया कि यू कैन गो ऑन दिस वॉयज मतलब इस जहाज़ पे जा सकते हो। उस जहाज़ का नाम क्या था, HMS बीगल। HMS बीगल अराउंड द वर्ल्ड चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट जो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स हैं, दे शेयर similarities to varying degree not only among themselves but also with the life forms that existed millions of years ago, ठीक है। थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन हमें एक्सप्लेन कर चुकी है कि लाइफ कैसे आई।
पहला सेल कैसे बना, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो थी उससे पहले की बात है ना, वो अभी भी कहती है कि जितनी बायोडाइवर्सिटी हमेशा से थी वो अभी भी है, पहले से थी। 4000 साल पुरानी अर्थ है। तो अब यहाँ से फिर साइंटिस्ट के जो माइंड है वो चलने शुरू हुए, तो डिफरेंट थ्योरीज दी गई। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को चैलेंज किसने किया? डार्विन ने। डार्विन वॉज विजिटिंग, ही वॉज ऑन इज यू कैन से कि ट्रिप पे थे, आउटर पूरा वर्ल्ड को घूमने निकले थे। HMS बीगल वॉयस पे जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो वो पहुंचे गैलापागोस आइलैंड पर, जहाँ पे जाके उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने ये बोला कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं आज इस अर्थ के ऊपर, उनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, नॉट ओनली विद अमंग देमसेल्व्स, और इसके साथ साथ जो वो लाइफ फॉर्म जो मिलियन ईयर्स एगो भी थी उनके बीच में भी सिमिलैरिटीज़ हैं, और जो अब एग्जिस्ट कर रही हैं उनके बीच में भी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। ये पिक्चर आपको दिखाई गई है HMS बीगल की, ओके। फिर और डार्विन ने ये बोला कि बहुत सारी जो लाइफ फॉर्म्स हैं आज एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म दे आर गॉन बाय जस्ट एज, क्योंकि न्यू फॉर्म्स आ गई, जैसे कि अरोज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ की पिछली हिस्ट्री में जाते हैं हमें ऐसा दिखता है कि बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स कभी इस अर्थ पर एग्जिस्ट करती थी जो आज किसी भी वजह से एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ठीक है। तो देयर हैज़ बिन अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। तो डार्विन जी ने बोला कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है उनका धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है। अब देखो केमिकल एवोल्यूशन में हमने क्या देखा, पहला सेल बन गया, प्रोकैरियोट बन गए, यूकैरियोट बन गए। अब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट धीरे धीरे एवोल्यूशन होते गए। उस जैसे जैसे अर्थ की जो लाइफ बढ़ती गई वैसे वैसे लाइफ एवोल्यूट होती गई, ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं कि पिछली कुछ जो एक्सटिंक्शंस को हम देखते हैं अर्थ की हिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि जो लाइफ फॉर्म है वो आज की जो लाइफ फॉर्म है दे आर द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन, धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जाम्पल यूरोहिपस मीजोहिपस हॉर्स की एवोल्यूशन है, ठीक है। तो क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में एज सच नहीं है तो फिलहाल हमें इतना समझना है कि ये पहले के टाइम का हॉर्स कैसे आज के टाइम का हॉर्स है और किन किन स्टेजेस से होता हुआ ये ऐसे एवोल्यूट हुआ है। तो मतलब इनके बीच में सिमिलैरिटी है, पहले जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते थे उनके बीच में भी सिमिलैरिटी थी, बट ड्यू टू एनी रीज़न कुछ एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। तो धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है, ओके। अब कोई भी पॉपुलेशन जो बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकॉर्डिंग टू डार्विन, हर पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स ऑफ ईच पॉपुलेशन के पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो सरवाइव करने में हेल्प करते हैं उस इंडिविजुअल को बेटर इन द नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। जैसे कि क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर एक्सेट्रा would outbreed others that are less endowed to survive under such natural condition। मतलब कहने का ये पॉपुलेशन का जो एक पॉपुलेशन है इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल्स के बीच में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसी वेरिएशंस होती हैं जो उन इंडिविजुअल्स को हेल्प करती हैं सरवाइव करने में बदलती हुई नेचुरल कंडीशंस में। और जो बेटर सरवाइव, जो बेटर झेल पाएगा इन कंडीशंस को, उसके पास चांसेस ज़्यादा होंगे सर्वाइवल के। और वो जब स्पीशीज़ या वो जो भी इंडिविजुअल है जिसने उस एडवर्स कंडीशंस को में अपने आप को अडाप्ट कर लिया, दैट विल ब्रीड फर्दर, दोबारा रिप्रोड्यूस करेंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या कहते हैं, अनदर वर्ड जो डार्विन ने यूज़ किया, दैट वाज द फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। फिटनेस का मतलब क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू डार्विन अल्टीमेटली एंड ओनली टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो रिप्रोडक्शन के लिए फिट होगा वही अपना नंबर बढ़ा पाएगा और वही स्पीशीज इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव करेगी, ठीक है। हेंस Those who are better fit in an environment leave more progeny, ज़्यादा अपने बच्चे पैदा करेंगे और दूसरों की बजाय जो सर्वाइव नहीं कर पाए। These therefore will survive more, और इनको नेचर सिलेक्ट करेगी। इसीलिए डार्विन की थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन,
ठीक है। ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड एम्प्लॉयड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन है कैसे हुआ, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की वजह से, ठीक है। क्यों रिप्रोडक्टिवली फिट थे, क्योंकि उनके अंदर क्या आ रही थी, वेरिएशंस आ रही थी। तो ये सारा जो बेसिस बनता है एवोल्यूशन का। तो अभी डार्विन की थ्योरी हम पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कैसे नई नई जनरेट होती हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में, ठीक है। तो ये डिफरेंट थ्योरीज आएंगी जो ये प्रूव करती हैं कि केमिकल एवोल्यूशन के बाद, लाइफ के आने के बाद अर्थ पे धीरे धीरे लाइफ एवोल्यूट होती जाती है, ठीक है। ओके, आगे देखो। Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, had also come to similar conclusion around the same time. In due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. देखो, जो डार्विन जी ने HMS बीगल वॉइस के ऊपर गैलापागोस आइलैंड पे विजिट किया, वहाँ उन्होंने कुछ डिफरेंट जो स्पीशीज, डिफरेंट वेराइटीज़ के बर्ड्स देखे, ठीक है, जिनको डार्विन फिंचेस भी बोला जाता है। और उन बर्ड्स की जो बीक्स थी वो डिफरेंट काइंड की थी, राइट। इसी तरह से एक और साइंटिस्ट थे, कौन से, जिनका नाम है मलाई आर्किपेलागो को विजिट करने वाले, कौन, एल्फ्रेड वेलेस। एल्फ्रेड वेलेस ने भी सेम यही वाली बातें की। उन्होंने मलाई आर्किपेलागो को, एक जो कॉन्टिनेंट है उसको विजिट किया, एंड उन्होंने भी उस सेम टाइम में सेम कंक्लूजन दिया कि जो नेचुरल सिलेक्शन की बात है उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। ओके, ये सब बातें हम डिटेल में डार्विनिज्म जब हम पढ़ेंगे तब भी हम समझेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो, ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स क्या शेयर करती हैं, सिमिलैरिटीज और कुछ कॉमन एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं इस अर्थ के ऊपर, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटीज़ है, सेम पूर्वज हैं उनके, कहीं ना कहीं एक जगह से वो डिसेंट हुए हैं। तो बेसिकली पता क्या है, डार्विन की जो थ्योरी है ना बेटा, डार्विनिज्म जो है, डार्विन थ्योरी जो है ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो ब्रांचिंग डिसेंट, कि सब जो स्पीशीज़ हैं एक ही ब्रांच से निकली हैं, ब्रांचिंग डिसेंट की बात करती है, और दूसरा वो बात करती है नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं डार्विन की थ्योरी के। हाउएवर दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। डार्विन जी के अकॉर्डिंग क्या था कि सब जो स्पीशीज़ है वो एक ही ब्रांच से डिफरेंट स्पीशीज़ निकलती हैं। हालांकि ये जो स्पीशीज़ थी डिफरेंट जो टाइम स्केल के अकॉर्डिंग, अर्थ के ऊपर जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग डिफरेंट पीरियड्स के अंदर एग्जिस्ट करती थी, इपोक्स, पीरियड्स एंड इराज। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ वो रिलेट करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ठीक है, मतलब अर्थ कैसे एवोल्यूट होती है। अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ जो है बहुत साल पुरानी है, ना कि सिर्फ 1000 ऑफ ईयर, 4000 ईयर्स ओल्ड नहीं है अर्थ सिर्फ, ये जैसा कि अर्लियर हम सोचते थे, बट इट इज़ मोर, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है ये, ठीक है, 450 बिलियन ईयर्स एगो। तो इट इज़ वेरी ओल्ड। तो ये आपके सामने एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जो हमें अभी नहीं करेंगे, जस्ट एक आइडिया ले लो कि बहुत सारी लाइफ फॉर्म है, वो डिफरेंट टाइम के अंदर, डिफरेंट पीरियड्स के अंदर इस अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुई। तो सब जो स्पीशीज़ हैं कहीं ना कहीं एक कॉमन ब्रांच से, कॉमन एंसेस्टर से डिसेंड कर रही हैं, ठीक है, जिसलिए उनके बीच में क्या है, सिमिलैरिटीज़ है। और कुछ लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्ट हो गई डिफरेंट पीरियड्स के अंदर ड्यू टू एनी रीज़न, राइट। तो सेम बात किसने बोली थी, एल्फ्रेड वेलेस ने भी डार्विन को सपोर्ट किया। तो डार्विन की जो थ्योरी है दैट वाज चैलेंजिंग द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस, और केमिकल एवोल्यूशन को मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट और आगे जो थ्योरीज आती है उन सब ने क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है। चलो एक सेकेंड, तो अब हम इतनी सी बात करने के बाद कुछ हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे एविडेंसेस की, ठीक है, कि ऐसे कौन से हमें एविडेंसेस है जिसके दम पर हम ये बोल पा रहे हैं कि यस एवोल्यूशन हुआ है। फर्स्ट लाइफ आने के बाद, लाइफ कैसे आई हमें केमिकल एवोल्यूशन ने एक्सप्लेन कर दिया।
सपोर्ट किसने किया? मिलर एंड यूरे ने। कोई भी जब थ्योरी आती है उसके सपोर्ट में या तो कुछ एविडेंसेस देखे जाते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल एवोल्यूशन हुआ, अब आज इस बात पे किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब लाइफ का जो एवोल्यूशन, नई नई स्पीशीज जो आज हमें इस अर्थ के ऊपर दिखती हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो कैसे ओरिजिनेट हुई, वो हम हमारी नेक्स्ट डिस्कशंस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और विद क्या करेंगे, हम एविडेंसेस की बात करेंगे कि हमें क्या क्या ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि यस, लाइफ ऐसे ही ओरिजिनेट हुई है। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए हम कुछ करते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस वही जो हमने अभी तक पढ़ा है। Which theory challenged the idea of special creation that was challenged by Darwin theory of evolution? This was given by Darwin, ठीक है, theory of evolution, that thing we know very well. Okay, Charles Darwin observation during the voyage of HMS Beagle led him to conclude that सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलैरिटी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। यस, अर्थ इज ओनली फ्यू हंड्रेड ईयर्स ओल्ड, रॉन्ग। ऑल स्पीशीज रिमेन अनचेंज सिंस देयर क्रिएशन, नहीं। फिर एवोल्यूशन किस बात का? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इज एक्यूरेट, नहीं। इसी को तो चैलेंज करना है। तो आंसर हो गया हमारा ए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में सिमिलर हैं और एक कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, What does natural selection refers to? Natural selection का मीनिंग क्या है? The process of artificial breeding of organism, no. The process of random variation in characteristic, no. The process of selective breeding by humans, no. The process by which certain traits are favored. किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। और जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा। और डार्विन की थ्योरी में फिटनेस का मतलब ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस से था। जो फिट होगा वही आगे अपनी प्रोजेनी को बढ़ा पाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया है हमारा डी। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अकॉर्डिंग टू डार्विन व्हाट डज फिटनेस रेफर्स टू? क्या फिटनेस का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस है? नो। क्या ये इंटेलिजेंस एंड अडेप्टेबिलिटी है? नो। क्या ये एबिलिटी है टू सर्वाइव इन नेचुरल कंडीशंस? यस, एंड रिप्रोड्यूस। फिटनेस का मतलब ही क्या था? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। दैट मीन्स सी इज द आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हु वर्कड इन मलाय आर्किपेलागो? अल्फ्रेड वेलेस, हमने अभी भी नाम पढ़ा, ठीक है। दैट वाज अल्फ्रेड वेलेस, ठीक है। तो विद दिस आज के लिए इतना ही, and it's the time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.